नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स जितने भी आरसी सिंह चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है जैव अणु, क्योंकि 12वीं में जो जैव अणु है इसमें से 7 नंबर के आने ही आने हैं, जिसमें से ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं इनका, और जो ग्लूकोज और मेनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनकी स्ट्रक्चर, खुली श्रृंखला कैसी होती है, बंद श्रृंखला कैसी होती है इनकी, ये सारे ढेर सारे इसमें बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं जैव अणु से। और जैव अणु होते क्या है? देखिए जैव अणु होते ना, हमने यहाँ लिख दिया है वे अणु, जैव अणु वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवन के मूल आधार होते हैं, यानी हमारे जीवन के मूलभूत आवश्यकताएं हैं। बिना इनके ऐसे घटक, ऐसे अणु जिनके बिना एक जीवित शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हमारा शरीर है तो वो सिर्फ जैव अणुओं से मिलकर बना हुआ है। जिन घटकों से मिलकर बना हुआ है हमारा जो ये जीवित शरीर है, हमारा ही नहीं पूरे इस सृष्टि में जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित चीज़ें हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ कणों से मिलकर बना होता है। और उन्हीं कणों, अणुओं को हम क्या कहते हैं? आपको कहते हैं जैव अणु कहते हैं। और ये जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो पहली परिभाषा हमने इसके लिख दिया कि जैव अणु क्या होते हैं। जैव अणु वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवन के मूल आधार हैं तथा जीवों के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के द्वारा अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको कार्बोहाइड्रेट आ गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, जितने भी आपके हैं ये हार्मोन हो गए, और न्यूक्लिक अम्ल हो गया, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, ये आपके हो गए जैव अणु। ये क्या हो गए आपके जैव अणु। ये हमने एग्जाम्पल आपको दे दिया है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब आपके क्या है? जैव अणु। और इन्हीं जैव अणु हमको पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रोटीन आएगा, प्रोटीन पढ़ा जाएगा। फैट अगर है तो सिलेबस में फैट पढ़ लिया जाएगा। विटामिन पढ़ लेंगे, हार्मोन पढ़ लेंगे, एंड न्यूक्लिक अम्ल पढ़ लेंगे। तो चलिए, अब इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, फैट से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। मतलब इनके बिना हमारे शरीर का निर्माण ही नहीं हो सकता। अगर हम जिंदा हैं तो हमारे अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। पेड़ पौधों में भी ये होते हैं, उपस्थित होते हैं। जो पौधा है ना भैया, पेड़ पौधे, इनका जो लगभग 70% भाग है, जो पौधे हैं इनका 70% भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखिए इसी में आपको क्या होता है, जैसे हम लिख दें, क्या लिख दें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, पाया कहा जाता है, ये स्रोत क्या है इसके, स्रोत। कहाँ ये मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल कहाँ से मिलते हैं? तो पहली बात तो दूध से मिलेगा, आपको दूध से मिलेगा, गन्ना से मिलेगा, आपका चुकंदर से मिलेगा, दूध हो गया, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, आम हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया, आम हो गया,
केला हो गया, अंगूर हो गया, आलू हो गया, क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, चावल हो जाएगा, आलू भी लिख दो, आलू हो गया, गाजर हो गया, चावल हो गया, और क्या लिख सकते हैं, ये बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं। यानी जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट है वो दूध में मिलेगा, गन्ना में मिलेगा, चुकंदर में मिलेगा, आम में मिलेगा, केला में मिलेगा, सभी में मिलेगा, जौ, मक्का, बाजरा, सब लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, चलो बस इतना बहुत है यार, जौ, मक्का, बाजरा, इस सब में आपको कार्बोहाइड्रेट आपका मिलता है। इसके बाद एक बात ध्यान, अभी हमने आपको बताया कि जो पौधों का 70% भाग है, कितना परसेंट भाग, 70% भाग पौधों का कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। इसको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। 70% पौधों का भाग, 70% पौधों का भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो जहां स्पेलिंग थोड़ा मिस हो जाए, धब्बा जाए, उसको आप थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि ये 70% भाग जो पौधों का होता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, और पौधों में यह स्टार्च के रूप में मिलता है। पौधों में यह जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च के रूप में मिलता है। और किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, इसको भी नोट कर लीजिएगा, स्टार्च के रूप में मिलता है, स्टार्च के रूप में मिलता है। ये सब ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान रखिएगा। और मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है, मनुष्य में भैया ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है। हम सब में किस में मिलता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन कहाँ रहता है, लीवर में, मानव की लीवर में। तो लिख सकते हैं, मानव में ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में, यकृत में, यकृत में संचित होता है। ये आपकी रही इतनी बात किसके बारे में, आपको जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यह पता है, यह शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर को ऊर्जा देगा, ताकत देगा और ऊष्मा देगा। शरीर को क्या देता है, ऊष्मा देता है, ऊष्मा देता है, ऊर्जा देता है, तभी तो हम लोग काम करते हैं। और जो पौधा होता है ना, जो उसकी कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली का भी निर्माण कार्बोहाइड्रेट से होता है। यहाँ लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से। मैं एक बार चेक कर लूं क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा वीडियो या नहीं, उसके बाद आते हैं, बस जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर दूं, चलिए ठीक। तो क्या क्या हो गया भाई, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, जिसकी परिभाषा है, परिभाषा भी कई प्रकार से दिया गया है।
परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। कुछ लोग जो पुरानी परिभाषा है ना, कहते हैं कि ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं इसको लिखे तो हूँ, पुरानी परिभाषा, पुरानी परिभाषा, पुरानी परिभाषा क्या कहते हैं लोग कि यह कार्बन के हाइड्रेट होती हैं, कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। ये क्लियर, अर्थात ये किस प्रकार होते हैं, C और यहाँ H2O, ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। अब अगर यहाँ पर या C की जगह कुछ रख दें और H2O के पीछे कुछ लगा दें तो एक सरलतम फार्मूला बन जाता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CH2O, ये रूप हो गया आपका किसके, कार्बोहाइड्रेट। ये सेम भी हो सकता है, XY समान भी हो सकता है, लेकिन XY की जगह अगर हम कुछ भी रख दें, ऐसे 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, तो कार्बन के तो हाइड्रेट ही है। अर्थात कार्बन और H2O, कार्बन जो है और H2O मिल करके कार्बन का हाइड्रेट बनाते हैं। इसीलिए पुरानी परिभाषा कह रही है कि कार्बन के हाइड्रेट हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम इसकी जगह 6 कर दें, इसकी जगह 6 कर दें, तो क्या बनेगा, ये चेक करिए क्या हो गया, ये हो गया आपका भैया, ये हो गया C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज। क्या हो गया, ग्लूकोज। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:2:1 का है, 1:2:1 का है। लेकिन अगर कार्बन हाइड्रेट के बारे में बात की जाए, कार्बन हाइड्रेट के बारे में बात की जाए तो भी उसका रेशियो कैसा होता है, ये सोचने वाली बात है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 का हो जाता है। किसका किसका अनुपात होता है भाई, किसका 2:1 होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में हो और साथ में कार्बन पूरा हो। तो यहाँ तो ये ग्लूकोज, ये है कार्बन के हाइड्रेट है, क्योंकि कार्बन के हाइड्रेट के रूप में हमने इसको यहाँ लिखा और इसको खोल दिया तो ये मिला। लेकिन ये फेल है, ये परिभाषा सही नहीं है। अगर कोई कहे कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट है तो ये परिभाषा कुछ जगह तो लागू होती है, लेकिन कुछ जगह लागू नहीं होती। क्यों नहीं लागू होती हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ तो फिलहाल ठीक है ग्लूकोज में, लेकिन जरा यहाँ देखिए एक हमारे पास एग्जाम्पल और होता है, और वो क्या एग्जाम्पल हमारे पास है, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ तो ग्लूकोज था, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका रेशियो देखिए, कार्बन और H2O का रेशियो देखिए। अगर इसको आप खोलेंगे तो कार्बन यहाँ लिखो H2 और O, ये हो गया कार्बन का हाइड्रेट। फॉर्मेल्डिहाइड को भी कार्बन के हाइड्रेट में के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसलिए जो पुरानी परिभाषा है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन के हाइड्रेट हैं, यह बात फॉर्मेल्डिहाइड में लागू नहीं होता, इसलिए यह परिभाषा फेल हो गई। इतनी बात क्लियर हुई।
तो अब देखिए, अब नई परिभाषाएं क्या है, नई परिभाषाएं क्या है, नई परिभाषाएं कुछ ऐसी हैं, ध्यान से देखिएगा, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नई परिभाषा, परिभाषा, नई परिभाषा क्या कह रही है, नई परिभाषा कह रही है कि ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो जो आधुनिक परिभाषा दी गई है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं, ये परिभाषा है। लिखेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही, ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। आधुनिक जो परिभाषा है वो कह रही है कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है, मैं एक बार क्लियर कर लूँ। हाँ, दिखाई दे रहा, बस बिल्कुल सही है। अगर चेक करिए कैसे एग्जाम्पल करूँ। पॉलीहाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी का मतलब OH होता है, हाइड्रॉक्सी का मतलब OH होता है, और पॉली का मतलब बहुत से OH। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ सी करो, सी करो, सी करो, सी करो, सी करो, सी करो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर OH लगा दीजिए, OH, यहाँ OH लगा दीजिए, कहीं भी OH लगा दीजिए, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ लगाइए। कई हाइड्रॉक्सी हो गए ना, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी तो हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एल्डिहाइड करना है, तो एल्डिहाइड करना है तो डबल बॉन्ड O करो और यहाँ H करो, एल्डिहाइड हो गया। अब यहाँ बैलेंस बराबर करना है, तो यहाँ H करो, यहाँ H करो, यहाँ H करो, H करो, ये सब H लगाओ। तो ये आपको हो गया पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो OH यहाँ लगा है, OH यहाँ लगा है, OH यहाँ लगा है, कई हाइड्रॉक्सी में इसलिए पॉलीहाइड्रॉक्सी कहा जा रहा है। और ये क्या है आपका, ये एल्डिहाइड है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 6 हो चुके ना। मैं एक कम करना चाहता हूँ, मैं एक कम करना चाहता हूँ, करोगे या ना करो, आपको कार्बोहाइड्रेट है। अब जरा देखिए कीटोन, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन क्या है, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन भी इसी प्रकार का है भाई, कोई डाउट नहीं। आप यहाँ लिखिए, यहाँ देख लीजिए पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहीं से 1 2, अरे कुछ भी करो यार, जो करना आपको करिए, हम इतना ही बना रहे। अब यहाँ पर कीटोन कर दो आप, ये कीटोन हो गया आपका। OH करो यहाँ पर, यहाँ OH करो आप, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ करो OH, और कर दो, करना हो यहाँ पे कर दो यार। ये बैलेंस बराबर करना है तो कर दीजिए, यहाँ H करिए, 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 यहाँ H लिखिए, यहाँ H लिखिए, और कहाँ यहाँ कर दीजिए आप H H H। अब जरा देखिए यहाँ पर, यह भी आपको क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए
हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, पॉलीहाइड्रोक्साइड, एंड यहां पर ये जो CO लिखा है ये कीटोन है। तो यह भी एक कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया। तो आखिरी परिभाषा क्या कह रही है कि जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। इतना क्लियर हुआ? इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, हो गया। तो ये रहा आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम बताने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार का जैव अणु है। पहले कहा गया ये कार्बन का हाइड्रेट है, लेकिन बाद में ये फेल हो गया। फिर बाद में कहा गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, फिर कहा गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। आपको बताया गया कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है भैया? देख लो, दूध, गन्ना, चुकंदर, आम, केला, अंगूर, आलू, गाजर, बाजरा, जौ, ज्वार। 70% भाग जो पौधों का होता है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में रहता है। मानव में भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। कहाँ पर इकट्ठा होता है? लीवर। तो इतना आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या करेंगे आप? तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है भौतिक गुणों के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। पहला पॉइंट इसमें भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर यह दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है शर्करा, और नंबर 2 होती है अशर्करा। पहला होता है शर्करा और दूसरा होता है अशर्करा। अब शर्करा क्या है? शर्करा क्या होती है? क्रिस्टलीय होती है। मैं दोनों के एक साथ लिख दूं तब दोनों के एक साथ समझाते भी चलेंगे। यहां लिख देते हैं अशर्करा। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार की होती है, एक शर्करा और एक अशर्करा। अब शर्करा क्या होती है? शर्करा क्या होती है? क्रिस्टलीय होते हैं, मीठे होते हैं स्वाद में। क्या होते हैं? क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, मीठे, स्वाद वाले, क्रिस्टलीय, मीठे स्वाद वाले, और जल में विलेय, और जल में विलेय ठोस होते हैं। जल में विलेय ठोस होते हैं। ये हो गया इसकी बात। क्रिस्टलीय होते हैं, मीठे होते हैं, स्वाद वाले होते हैं, और जल में विलेय होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, जिनका सूत्र एक ही होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। यहां मैं लिख दे रहा हूं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज।
ये तीन चीजें आपकी जो लिखी हुई शर्करा, ये क्या है आपकी शर्करा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया, एक शर्करा और अशर्करा। शर्करा में क्या होती है, क्रिस्टलीय होती हैं, मीठे होते हैं। अरे चीनी यार, चीनी जानते हो ना, वही तो शर्करा है। कहते ना शक्कर लो भाई शक्कर लो, जब होता ना, अरे अब तो यार बफर सिस्टम हो गया, कुछ होता ही उसमें पता नहीं कौन खाया कौन नहीं खाया। हम लोग पता है जब गांव में होता ना निमंत्रण, तो बड़ा कड़ाहा में पूड़ी बनती थी, सब्जी बनती थी, और पाना 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 होता है, क्या था पाना। तो उसमें आम का जो है ना उबाल करके उसका पाना बनाया जाता है, और फिर बाद में पाना चलाने के बाद ले भाई शक्कर 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 शक्कर, तो वही शर्करा है भैया, चीनी है ना। तो चीनी क्या होती है, मीठी तो होती है। बचपन में लड़कों को देखो चीनी खाते ही रहते हैं, मानते ही नहीं थे, जितना मना करो बाद में भक्क भक्क करेंगे। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज तो आप जानते ही हैं, ग्लूकोज तो आप जानते हैं। बचपन में जो बीमार होते हैं तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हरा हरा डिब्बा में, पीले पीले डिब्बा में दे देते, ले जाओ एक चम्मच सुबह, चबाते रहो। तो बच्चे क्या करते हैं, इकट्ठे और सब पी जाते हैं। बस जय बार जाएंगे घर में तब उसको चम्मच में निकालेंगे, ले तेरी के सब सही है। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है भैया ना, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला होता है C6H12O6, और जो सुक्रोज होता है C12H22O11। ये हो गए आपके शर्करा, क्या हो गए शर्करा, सब आपको बता दिया गया। और यही आपको पढ़ना है, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज, यही आपको पढ़ना है। यह है क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए अशर्करा की बात आ गई। तो जो अशर्करा होती है, स्फटिक रचना, ये स्फटिक क्या होती है, स्फटिक होती हैं, स्फटिक रचना वाले होते हैं। स्फटिक रचना वाले होते हैं, जो जल में अल्प विलेय होते हैं, जो जल में अल्प विलेय होते हैं, जो जल में अल्प विलेय होते हैं। ये मीठे नहीं होते हैं, ये मीठे नहीं होते हैं। मीठे नहीं होते हैं। क्या इधर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं। देखिए थोड़ी सी इधर डाउट है, हमको डाउट था, पर कोई बात नहीं, हम समय रहते ही इसको देख लिए। और 1 मिनट, चलिए ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने जो लिखा है, ये स्फटिक रचना वाले, जो जल में अल्प विलेय होते हैं, ये मीठे नहीं होते, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अशर्करा एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखेंगे, इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन, स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन। एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे आप स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन। तो ये हुआ आपका शर्करा और अशर्करा। यानी पहला पॉइंट जो आपका था, भौतिक गुणों के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया, तो दो प्रकार का था, शर्करा और अशर्करा, ठीक है। अब आपको एक दूसरा आपका आता है, सैकेराइडों की इकाई की संख्या के आधार पर, सैकेराइडों की इकाई की संख्या के आधार पर। तो दूसरा आपको जो वर्गीकरण आ रहा है, सैकेराइडों की संख्या के आधार पर। मोनोसैकेराइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं।
बिल्कुल सही है, परेशान मत होइएगा। क्या लिखेंगे? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइडों की संख्या के आधार पर ये मोनोसैकेराइडों की संख्या के आधार पर। तो देखिए पहली बात तो इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? देखिए पहला आपको मोनोसैकेराइड खुद है, मोनोसैकेराइड। दूसरा आपको हो गया ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड। और तीसरा आपका हो गया पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा करके पुनः लिखने जा रहे हैं। चलिए आइए मोनोसैकेराइड देखते हैं क्या है। चलिए, तो मोनोसैकेराइड क्या होती हैं? ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, जिनका फार्मूला होता है, इनका सूत्र जो होता है क्या होता है? CnH2nOn होता है। सरलतम, सबसे सरलतम सूत्र होते हैं ये मोनोसैकेराइड। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका सरलतम सूत्र CnH2nOn होता है। और पता है, अगर इनको हम तोड़ा जाए, यानी जल अपघटन किया जाए, तो अन्य छोटे छोटे भागों में ये नहीं टूटती। अगर आप ग्लूकोज का जल अपघटन करेंगे तो पूरी तरह से जल से अपघटित नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया? आपका सरलतम कार्बोहाइड्रेट हो गए। इनका जल अपघटन नहीं होता है, इनका जल अपघटन नहीं होता, इनका जल अपघटन नहीं होता, जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए जो इसके एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल तो आपको बता ही दिया गया। क्या बता दिया आपको? एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया जाएगा ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6। ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया फ्रक्टोज। और एक और होता है जिसको कहते हैं C3H6O3, ये है आपका ट्रायोस। क्या होता है? ये ट्रायोस है। क्या है? ट्रायोस। ये सबसे सरलतम मोनोसैकेराइड है, याद रखिएगा। सबसे सरलतम मोनोसैकेराइड ट्रायोस है, जिसका फार्मूला होता है C3H6O3। सबसे सरलतम मोनोसैकेराइड क्या होता है? ट्रायोस। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, सरलतम मोनोसैकेराइड, सरलतम मोनोसैकेराइड। शोर मत करो, यहाँ पर देखो। ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ लिख लो नाम, अगर लिखना हो आपको। ग्लूकोज
फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ट्रोज नहीं है, फ्रक्टोज, ये तो ट्रायोस हो गया। ये रहा मोनोसैकेराइड। फिर आपका आता है, क्या आता है, डाइसैकेराइड, क्या नहीं सॉरी, ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगो, ऑलिगो सैकेराइड, चलिए शोर हो रहा था थोड़ा सा तो उसको मना करने गए थे यार, वीडियो को आने लगे तो बहुत बवाल होता है। चलिए आइए देखते हैं क्या है आपका ऑलिगोसैकेराइड। तो क्या होते हैं ऑलिगोसैकेराइड, 1 मिनट थोड़ा सा। वी कार्बोहाइड्रेट, वी कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से जिनके जल अपघटन से एक से अधिक या दो, हाँ जो कह सकते हैं एक से अधिक या 3 से 10 तक, 3 से 10 तक मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ऑलिगोसैकेराइड। क्या कहते हैं, ऑलिगोसैकेराइड। अब ऑलिगोसैकेराइड भी 3 प्रकार का होता है, ऑलिगोसैकेराइड भी 3 प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 है आपका डाई ट्राई टेट्रा। नंबर 1 क्या आपका है, डाइसैकेराइड। फिर दूसरा आपका आ जाएगा ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। फिर आपका आता है तीसरा, और नीचे से लिखो यार, क्या कर रहे हैं, टेट्रा, टेट्रासैकेराइड। ये ऑलिगोसैकेराइड के ही आपके प्रकार हैं। तो डाइसैकेराइड क्या है, ऐसे सैकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से एक से ज्यादा यानी 2 अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, डाइसैकेराइड। क्या होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं। इनका जल अपघटन, इनका जल अपघटन करने पर 2 मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप बताइए। एग्जाम्पल ग्रुप में देखिए, लिख देते हैं C12H22O। क्या है ये, सुक्रोस है। क्या है, सुक्रोस। इसका नाम लिख दो, सुक्रोस। सुक्रोस। अगर इसका जल अपघटन कर रहे हैं
तो 2 मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होंगे। फटाफट देखिए, अम्लीय माध्यम करेंगे, H+ कर देंगे, H2O मिला देंगे, H2O, तो यहाँ पर आपको बनेगा C6H12O6 एंड C6H12O6। एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बनेगा। ध्यान रखिए, यही ग्लूकोज फ्रक्टोज को हमको पढ़ना है। आज कार्बोहाइड्रेट आप अच्छे से जान लीजिए। तो यहाँ पर सुक्रोज ने 2 मोनोसैकेराइड के अणु दे दिए। ये क्या आपका ग्लूकोज, ये क्या आपका ग्लूकोज, और ये क्या आपका फ्रक्टोज, ये क्या आपका फ्रक्टोज। तो यहाँ सुक्रोज क्या हो गया, डाइसैकेराइड। क्या हो गया, डाइसैकेराइड। और ट्राइसैकेराइड में क्या होता है, यानी ये जल अपघटन करने पर 3 अणु देते हैं। इनके जल अपघटन से, इनके जल अपघटन से 3 मोनोसैकेराइड, 3 मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखेंगे आप, बताइए फटाफट बताइए। रैफिनेस क्या है, एक हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट रैफिनेस, रैफिनोस भी कहते हैं। उसका जो सूत्र होता है आपका C18H32, C18H32। देखिए रैफिनोस है, इसका जब जल अपघटन करेंगे तो 3 मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। ये आपका O16, ये हो गया आपका C18H32O16। इसका नाम है रैफिनोस। क्या नाम है, रैफिनोस, रैफिनोस, रैफिनोस। ये जब इसका जल अपघटन करेंगे, जब इसका जल अपघटन करेंगे तो 3 ठो आपके मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। अब 3 ठो मोनोसैकेराइड के अणु मिलने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइसैकेराइड। तो जल अपघटन करवा दीजिए। जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा भैया, आप देखिए यहाँ से H2O मिलाइए, H2O मिलाइए, H+ करिए, अम्लीय माध्यम हो जाएगा। और यहाँ से आपको मिलेंगे भैया 3 ठो आपको मिलेंगे, तीनों को आप लिख सकते हैं C6H12O6, 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 ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इसका नाम लिख दीजिए, 3 यहां बनेंगे। क्या बनेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। याद रखिएगा सबका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस बराबर करना है तो बैलेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, 6 12 18, 18 हैं, 32 33 34 35 36, 12 24 36, 16 17 18, 6 12 18। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गए आपके ट्राइसैकेराइड। इनके जल अपघटन पर 3 मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। अब टेट्रासैकेराइड क्या है, टेट्रासैकेराइड क्या है, इसमें 4 मिलेंगे और क्या है ना, 4 मिलेंगे टेट्रासैकेराइड में। तो यहाँ लिख देंगे इनके जल अपघटन से, इनके जल अपघटन से, जल अपघटन से 4 मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, के अणु प्राप्त होते हैं। ये टेट्रा, टेट्रा का नाम है मोनो डाई ट्राई टेट्रा। तो अब एग्जाम्पल के रूप में इसमें क्या लिखेंगे भैया, स्टैचिओस होता है C24H42। क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है, रुक जाओ मैं यहाँ लिख दूं C24H42। मैं एक बार देख लूं, हाँ दिखाई तो दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है, C24H42 बिल्कुल सही है।
हाँ, C24H42O21, ये है आपका भाई, इसका नाम है स्टैचिओस। मैंने इसका लिखा थोड़ा सा स्टैचिओस। अगर ना दिखाई दे तो मैं थोड़ा नीचे वीडियो कर दूं। स्टैचिओस थोड़ा सा करता हूँ 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनके जल अपघटन से 4 मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं, जैसे स्टैचिओस C24H42O21। ठीक है, C24H42O21। यहाँ जब आप जल मिलाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप जल मिला दीजिए, मिलाना ही तो है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ H+ कर दो, तो यहाँ 4 ठो लिख दो, 4 C6H12O6। अब चेक करो कहाँ क्या गड़बड़ है। 4 × 24 कार्बन तो 24 हो गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 12 × 48 48 है, और यहाँ कितना 42 है, 6 घट रहे हैं, तो यहाँ 3 कर दो। ये अब सब हर जगह बराबर हो गए। अरे 3 यहाँ है ऑक्सीजन के, 21 यहाँ है, 21 3 24, और 4 × 24 बिल्कुल ठीक है भैया। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये क्या हो गया आपका स्टैचिओस। यहाँ 4 मोनोसैकेराइड के अणु दे दिया। अरे भाई, सैकेराइड जो मोनोसैकेराइड 4 है तो यहाँ पर, तो इस प्रकार से मोनोसैकेराइड ये हो गए, ऑलिगोसैकेराइड 3 प्रकार के होते हैं। अब बस सिर्फ एक प्रकार का और बचा है, उसका नाम है पॉलीसैकेराइड। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नीचे लिख रहा हूँ, या ऊपर ही लिखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक आप लोग। हाँ चलिए देखिए, पॉलीसैकेराइड लास्ट में लिख रहे हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ये उच्च अणुभार वाले, ये उच्च अणुभार वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। भार वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उच्च अणुभार वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटन पर क्या करते हैं, मोनोसैकेराइडों के 10 से अधिक अणु देते हैं। ये हर एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए आप। एग्जाम्पल फटाफट देख लीजिए। स्टार्च के जो फार्मूला होता है C6H10O5, ये, और यहाँ ब्रैकेट लगा करके है एंड कर दो। जब इनका हम जल अपघटन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ बहुत ढेर सारे मोनोसैकेराइड के अणु मिलते हैं। C6H12NO6, ये हो गया आपका ग्लूकोज। यहाँ पर आपको ये स्टार्च है। तो इस प्रकार से आज आपको जैव अणु क्या है, जैव अणु के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, मानव में कैसे कहाँ मिलता है, पेड़ पौधों में कहाँ मिलता है, किस प्रकार के होते हैं, क्या स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण, इनकी परिभाषा, पहले की, आधुनिक की, और वर्गीकरण। अब हमने जो इसमें पढ़ा है, अब अगले वीडियो पर हम आपको बताएंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक साथ कॉम्बिनेशन करके इनका स्ट्रक्चर बताएंगे, इनका डिफरेंस बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।